व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। ये रहने वाला है हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर, क्योंकि इसमें हो जाएगा ये यूनिट समाप्त। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक लास्ट चैप्टर और बचेगा, वो एक ही क्लास में बनेगा तो आसानी से हो जाएगा। मेरा गला खराब है तो प्लीज़ आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, बट प्लीज़ बेयर विद मी। और हम आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को लास्ट कुछ सेक्शंस हैं 31 से 44 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। इजी सा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है सर? पूरे एक्ट में सेल्स की बात हुई है, माल बेचने की बात हुई है, सर्विस बेचने की बात हुई है, तो परफॉर्मेंस कब पूरा माना जाता है? देखो यार, दो पार्टी हैं, एक बायर है एक सेलर है। जब दोनों अपना अपना काम पूरा कर देते हैं तो परफॉर्मेंस मान ली जाती है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है। दोनों कौन लोग हैं? बायर। बायर का क्या काम है? पैसा देना। सेलर का क्या काम है? गुड्स देना। तो जब सेलर गुड्स दे देगा, बायर पैसे दे देगा, परफॉर्मेंस कंप्लीट मान ली जाएगी। देखो क्या लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इम्प्लाइज डिलीवरी बाय द सेलर। परफॉर्मेंस का मतलब है कि डिलीवरी हो जाए गुड्स की, यानी गुड्स पहुंच जाए किसके पास? बायर के पास, सेलर कर दे। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर द प्राइस बाय द बायर। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड्स डिलीवर करा दे और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब कंप्लीट माना जाएगा, तो आप बोलो सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिए, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया और पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा। ठीक है। डिलीवरी का क्या मतलब होता है? अब डिलीवरी आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, इसी के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही हमने पहले भी डिलीवरी पढ़ा है। डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब कब्जा है ना। जैसे आपका घर में आप रहते हो, आपका कब्जा है, मालिक आप हो या नहीं हो, अगर आपके नाम कागज है तो मालिक भी आप ही हो। वहीं पे अगर आप रेंट पे रहते हो तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या बोलते हैं कि कब्जा हमारा है, पोजेशन हमारा है, बट ऑनर हम नहीं है ना। तो पोजेशन का मतलब किसके कब्जे में है ये बेसिकली गुड्स। तो डिलीवरी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द बायर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट्स ओवर द गुड्स। बायर उन गुड्स पे अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज कर पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, परफेक्ट है। कितने तरीके की डिलीवरी हो सकती है हमने पहले पढ़ी है। एक्चुअल डिलीवरी, जहाँ पे आप गुड्स को एक्चुअली डिलीवर कर देते हो। सिंबॉलिक डिलीवरी, जहाँ पे आप कोई ना कोई सिंबल के तौर पे बता देते हो कि भैया ये डिलीवरी हो गई। फॉर एग्जांपल मेरी बाइक है, मैंने सेल करी, मैंने आपको कागज़ दे दिए, मैंने आपको चाबी दे दी, तो मतलब हो गई डिलीवरी यार, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक डिलीवरी। तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब जब बेसिकली गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पास होते हैं और थर्ड पार्टी बायर को एक्नॉलेज कर दे कि ठीक है गुड्स आपके हैं, आप मेरे से आके जब मर्जी ले जाना या मैं दे जाऊंगा। थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर दिया गुड्स आपके हो गए हैं, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो तीन प्रकार की डिलीवरी पड़ी है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब आ रहा है बच्चों ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। तो सेलर और बायर की क्या ड्यूटीज होंगी? कॉमन सेंस, बहुत कॉमन सेंस से आप बता सकते हो। बायर की क्या ड्यूटी है? भाई पैसा दे। सेलर की क्या ड्यूटी है? ऑनरशिप पोजेशन दोनों ट्रांसफर करे। यार देखो क्या लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स, वो गुड्स को डिलीवर करे, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, यानी साथ साथ चलती हैं। जनरली हम देखते हैं कि सामने वाला डिलीवर तभी करता है जब उसको पेमेंट मिल जाए, बट अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके की हैं कि ठीक है पैसा पहले मिलेगा बाद में डिलीवरी होगी, या पहले डिलीवरी होगी पैसा बाद में होगा, तो ये आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिसाइड कर सकते हो। बट जब हम जनरली एज अ जनरल रूल पढ़ते हैं तो पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, एक साथ चलेंगी। इसीलिए शब्द क्या यूज हुआ है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड। आप जैसे एग्री करना चाहो वैसे एग्री कर लो, बट अगर कुछ एग्री नहीं है, एज अ जनरल रूल हम पढ़ें तो क्या लिखा है? डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट, एक साथ ही चलने वाले हैं। परफेक्ट सर।
इसके बाद बच्चों डिलीवरी को लेके कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो डिलीवरी के टाइम पे उस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है या कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो लॉ में वो सारी चीज़ें क्लियर करी गई हैं। शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा बट आपके पास मॉड्यूल है, आप उसमें देख सकते हो। सबसे पहला यहीं से है, देखो सबसे पहला यहाँ पे सीधे इन्हीं को आगे डिफाइन करा गया है। सबसे पहले में दिया गया है बच्चों डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मतलब होता है? डिलीवरी का मतलब सीधा सीधा है बच्चों, पोजेशन गुड्स का देना। अब देखो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डिलीवरी ही हो, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, यानी थर्ड पार्टी एग्री कर रहा है। वो सिंबॉलिक भी हो सकती है, कोई सिंबल दे के भी आप डिलीवरी मान सकते हो। तो डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि गुड्स ही एक्चुअली डिलीवर हो रहे हो, सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो डिलीवरी है क्या? देखो क्या बोल रहा है सेक्शन 33, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। आप कुछ भी ऐसा कर दो जो कि पार्टीज मान रही हैं कि ठीक है इसको हम डिलीवरी मानेंगे, ठीक है, या फिर उसका इंपैक्ट क्या होगा? पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। सही हो गया बच्चों, डिलीवरी बहुत सिंपल है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट का क्या मतलब होता है? पार्ट का मतलब होता है अधूरी, कुछ पार्ट में आपने गुड्स डिलीवर कर दिए। फॉर एग्जांपल दिवाली के लिए मैंने गिफ्ट्स मंगाए कि मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगा, रिलेटिव्स को दूंगा, अपने एक्वेंटेंसेस को दूंगा, अपनी जान पहचान वालों को दूंगा, और मैंने 100 पीसेस ऑफ गुड्स मंगाए। मेरे पास अभी 40 ही आए। उन्होंने बोला सर बन रहे हैं, धीरे धीरे भेजेंगे। भाई मैंने 100 गुड्स का ऑर्डर किया था, तो मुझे 40 क्यों दे रहे हो? अब वो मेरे हाथ में है कि मैं उनको एक्सेप्ट करूं या मैं उसको रिजेक्ट करूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पार्ट डिलीवरी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो इफेक्ट है वो सेम ही रहने वाला है डिलीवरी जैसा, बट बायर के ऊपर है ये कि बायर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, बट उसका डिलीवरी वैसा ही होगा जैसे फुल गुड्स का होता है। क्या लिखा है? अ डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट for the purpose of passing the property in such goods as delivery of the whole, but a delivery of the part of the goods with an intention of severing it, sever का मतलब बेटा अलग अलग करना, does not operate as a delivery of the remainder। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है certain goods lying at wharf were sold in a lot। हमारे पास कुछ गुड्स रखे थे, हमने लॉट में बेच दिए। The seller instructed the wharfinger to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away part, held there was delivery of the whole। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका बहुत सीधा सीधा सा मतलब है बेटा कि सेलर ने अपने तरफ से तो सारा का सारा काम कर दिया। सेलर ने बोला भैया मुझे तो आपको गुड्स देने ही हैं, है ना। अब बायर अगर आधे लेके जा रहा है तो हमने अपनी तरफ से तो पूरा डिलीवर कर दिया है। हम नहीं बोल रहे कि भैया आप आधे लेके जाओ सेलर बोल रहा है आप लेके जाओ पूरा। बायर कुछ पार्ट डिलीवरी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे बोला गया है कि डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल, मतलब सेलर का इंटेंशन तो पूरा ही प्रोवाइड करने का है। हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, मतलब उसका इंटेंशन तो पूरा ही बेचने का था ना, पूरा ही डिलीवर करने का था ना। अगर बायर कम लेके जाता है तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू तो सबकी डिलीवरी हो गई है। बायर अपनी इच्छा से जब ले जाना चाहे ले जा सकता है। वो एग्जांपल में था, देखो सर्टेन गुड्स लाइंग एट द वॉर्फ वर सोल्ड इन लॉट। कुछ गुड्स बेचे एक सेलर ने जो वॉर्फिंगर है उसको बोला, उसको इंस्ट्रक्ट किया कि भैया आप डिलीवर कर देना ये किसको? बायर को, ठीक है। हु हैड पेड फॉर देम, जो पैसे दे चुका है उसके लिए, और जो बायर है उसने एक्सेप्ट करा और कुछ पार्ट अपने पास ले गया। वो अभी उसने सारे नहीं लिए, कुछ पार्ट लिए। तो हम क्या मानेंगे कि भैया डिलीवरी हमने तो सबकी कर दी, आपको अपनी तरफ से गुड्स उठाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सेलर खुद से डिलीवर नहीं करेगा, इट इज द बायर हु हैज टू अप्लाई। एज अ बायर आपको बोलना पड़ेगा सेलर को कि भैया गुड्स मेरे भेज दो, है ना। अब आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं सामान बेच रहा हूँ, आप खरीदने वाले हो। लेट सपोज दिवाली की शॉपिंग कर रहे हो आप मेरे दुकान पे आए और आपने एक मेरे से रेफ्रिजरेटर खरीदा या आपने मेरे से टीवी खरीदा, ठीक है। अब आपने मुझे पैसे दिए, मैंने कहा ठीक है जी आप बताओ कब भेजना है, तो आपने बोला ठीक है मैं घर जाके बताता हूँ कि आज भेजना है, कल भेजना है। तो अब सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, ये बायर की जिम्मेदारी है कि आप बोलोगे कि भैया डिलीवर करा दो, यहाँ करा दो, मेरे घर करा दो, मेरे ऑफिस में करा दो, बताओगे तो आप ही ना। हाँ ठीक है सेलर भिजवाएगा,
बट बताना आप ही को है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर। सेलर बाउंड नहीं है, सिर्फ बायर अप्लाई करेगा तो ही वो भेजेगा, ठीक है। चलो सर, प्लेस ऑफ डिलीवरी। बच्चों क्या प्लेस ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है या नहीं है? तो ये फिर से वो बोल रहा है कि भैया या तो आप डिसाइड कर लो प्लेस, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड कर लो। अगर डिसाइडेड नहीं है तो फिर जनरल रूल के हिसाब से हम देखेंगे। देखो क्या लिखा है, वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर। या तो बायर ने खुद लेके जाने हो या सेलर को भेजने हो, ये एक सवाल है डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि डिलीवर कहाँ पे होंगे, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड नहीं है, फिर जनरल रूल चलता है। जनरल रूल क्या है, द गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। यानी कि उन गुड्स को हमें डिलीवर करने हैं उस जगह पे जहां पे वो थे, किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि जहां पे सेल हो रहा है वहां पे गुड्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप मेरी दुकान में आए हो एलजी का टीवी लेने, तो एलजी का टीवी सामने प्रेजेंट होना चाहिए, मेन चीज ये। दूसरा, गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल। अगर एग्रीमेंट टू सेल है यानी एटीएस है कि ठीक है हम आपको गुड्स बेचेंगे, तो जहाँ पे वो एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है वहाँ पे गुड्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद इफ गुड्स आर नॉट देन इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। इफ द गुड्स आर नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, अगर गुड्स उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं, अगर गुड्स उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो फिर कहाँ पे डिलीवर होने चाहिए या कहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, जहाँ पे वो बन रहे हैं, जहाँ पे वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। इसके बाद आता है टाइम ऑफ डिलीवरी। क्या समय होना चाहिए डिलीवरी का, फिर से वही बात है बेटा कि भैया डिसाइड कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बायर से पूछ लो किस टाइम पे डिलीवर कराने आपके घर पे, उस टाइम पे करा दो। अगर ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं होता फिर रीजनेबल टाइम, वही लॉ में लिखा है। वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर। सेलर को ही भेजना होता है, बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड। द सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर भेजना होगा। अब सर रीजनेबल टाइम, भाई आज अगर तुम मेरे से टीवी लेके गए हो तो रीजनेबल टाइम क्या है, कल भेज दो, परसों भेज दो, बस इतना ही है। 1 महीने बाद तो नहीं भेजूंगा। आज जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बस 1 आध दिन में भेज दो यार, यही रीजनेबल टाइम है, राइट। आगे क्या है, गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। अगर गुड्स बच्चों किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो फिर वही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला पार्ट। अगर थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो वो थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करे, थर्ड पार्टी बायर को इंटीमेट करे कि ठीक है यार आपके गुड्स मेरे पास हैं और हम अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उसको डिलीवर करवा सकते हैं। क्या लिखा है, वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ द सेल इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। आप मेरे पास से टीवी लेने के लिए आए हो, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मेरे पास टीवी करंटली है ही नहीं, किसी और थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है। देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज। तब तक डिलीवरी नहीं हो पाएगी या तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो थर्ड पार्टी एक्नॉलेज ना कर दे, वो बोल ना दे कि ठीक है बायर को हाँ उसके पास वो गुड्स हैं और बायर के बिहाफ पे वो रख रहा है, आगे वो जैसे हम डिसाइड करेंगे वैसे डिलीवर कर देगा, या वो कर देगा या बायर उसके पास से जाके ले लेगा, है ना। आगे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ऑनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज वही है कि गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर दे और बायर को बोले कि ठीक है आपके गुड्स हैं मेरे पास हैं, बताओ कैसे करना है, बस सिंपल। इसके बाद आ रहा है बच्चों टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी किस एग्जैक्टली समय पे होनी चाहिए। आप किस टाइम डिमांड कर रहे हो डिलीवरी की। टेंडर का मतलब डिमांड, कि आपका किस समय उसका डिमांड करना है। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप मेरे दुकान पे आए टीवी लेने के लिए और आप रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे मुझे फ़ोन कर रहे हो, सब लोग सो रहे हैं और आप सुबह फ़ोन कर रहे हो 4 बजे, अरे भैया टीवी भिजवा देते थे। भाई रीजनेबल टाइम नहीं है वो, ऐसा नहीं चलेगा। तो एज अ बायर
ठीक है, सेलर आपके घर पे डिलीवर करेगा, आपके ऑफिस में डिलीवर करेगा, बट एक रीजनेबल समय तो होना चाहिए, वर्किंग आवर्स तो होने चाहिए, वो लिखा हुआ है। डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर। अगर वो रीजनेबल आवर में नहीं हुआ तो वो बेकार है, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। सुबह 4 बजे का क्या मतलब है भाई, ये लिखा है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी कौन बेयर करेगा, फिर से आप डिसाइड कर लो, बायर करेगा या सेलर करेगा। कुछ भी नहीं लिखा तो जिम्मेदारी सेलर की है। क्या लिखा है, द एक्सपेंस ऑफ एंड इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर। सेलर के ऊपर होता है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब बच्चों, गुड्स कम या ज़्यादा गए, आपने ऑर्डर करे थे 100 पीसेस, आपके पास 90 पहुंचे, आपके पास 105 पहुंचे, गलत क्वांटिटी में पहुंचे। आई एम सॉरी, अगर आपके पास गलत क्वांटिटी में गुड्स पहुंचे बेटा, तो एज अ बायर इट इज एट योर ऑप्शन। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, आपको जितने चाहिए आप उतने रख सकते हो, बाकी रिजेक्ट कर सकते हो, आप सारे रख सकते हो और जो एक्स्ट्रा आए हैं उनका पेमेंट कर सकते हो, कम आए हैं तो वो सारे भी आप सिंपली एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी का अपना पैसा क्लेम कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। इस केस में बायर को सारी पावर दी गई है। देखो क्या लिखा है, वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस, अगर कम दिए गए हैं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया 100 यूनिट्स मांगे और 90 आप तक आए, द बायर में रिजेक्ट देम। रिजेक्ट कर सकता है बायर, बट इफ द बायर एक्सेप्ट्स, अगर वो एक्सेप्ट कर देता है तो फिर ही शेल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। अब 100 यूनिट्स की बात हुई थी, 90 यूनिट्स पहुंचे हैं तो 90 के हिसाब से पे कर दे, सिंपल सी बात है। तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बायर को यहाँ पे पावर दी गई। नेक्स्ट क्या है, वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ द गुड्स लार्जर, एक्स्ट्रा भेज दिए, 100 के 110 भेज दिए। The buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest. 100 के 110 भेजे तो आप 100 एक्सेप्ट करो, अगले 10 रिजेक्ट कर दो, और he may reject the whole, या फिर 110 के 110 रिजेक्ट कर दो। If the buyer accepts the whole, अगर उसने सारे ही एक्सेप्ट कर लिए तो फिर वो उन सबका पेमेंट भी कर सकता है। ठीक हो गया, क्लियर है? क्लियर है जी, परफेक्ट है जी। अगर बायर के पास कोई ऐसे गुड्स आते हैं जो डिस्क्रिप्शन में थे ही नहीं, जो आपने 100 यूनिट्स मांगे थे, 80 तो सेम है, 20 उस डिस्क्रिप्शन के है ही नहीं, अलग ही डिस्क्रिप्शन है, कुछ अलग ही आ गया सामान, फिर से आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट करना चाहो एक्सेप्ट कर लो, पेमेंट कर देना, रिजेक्ट करना चाहो रिजेक्ट कर दो यार, सिंपल। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विद गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, कुछ अलग आ गया, द बायर में एक्सेप्ट goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole, जो उसको चाहिए वो एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी रिजेक्ट कर सकता है, या वो पूरा ही रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, परफेक्ट है क्या? डन सर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज का क्या मतलब होता है कि तोड़ तोड़ के गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि भैया 100 यूनिट्स मंगाई मैंने और सामने वाले ने पहले 40 भेज दी, फिर 40 भेज दी, फिर 20 भेज दी। उसने बोला भैया बन रहा है आपके पास आ रहा है, बन रहा है आपके पास आ रहा है। मैंने बोला भाई मुझे 100 के 100 चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं इंस्टॉलमेंट में। तो बायर बाउंड नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसकी इच्छा है, चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो वो सेलर को बोलता है भैया वापस भिजवा दिए, मुझे पूरे 100 यूनिट चाहिए। चलता है टुकड़े बार बार, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। द राइट्स एंड लायबिलिटीज may be determined by the parties of contract। उसकी इच्छा है, करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, एक्सेप्ट। देखो लिखा हुआ एग्जांपल में देयर वाज सेल ऑफ 100 टन्स ऑफ पेपर टू बी शिफ्ड इन नवंबर। 100 टन्स ऑफ पेपर की बात हुई, सेलर ने 80 टन नवंबर में भिजवाए, 20 टन दिसंबर में भिजवाए। बायर वाज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द होल 100 टन। बायर की इच्छा है, अगर वो चाहे तो सारे रिजेक्ट कर सकता है, उसने जब मांगे तब तो नहीं मिले ना यार, ये क्या बात हुई, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी टू द कैरियर। डिलीवरी टू द कैरियर का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा था ना कि सामान शिप से जाना है या सामान बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो सेलर ने जैसे ही उस कैरियर को, जो कैरी करेगा, जो सामान लेके जाएगा, उसको गुड्स डिलीवर करे, और वो कैरियर सीधा सीधा आपके पास ही लेके आएगा, क्योंकि सब कुछ बायर को ही देना है उसने, और तो किसी को देना नहीं।
तो जिस टाइम वो गुड सेलर कैरियर को हैंड ओवर कर देता है उस टाइम ही कैरियर सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है बायर को। वहां पे बोला जा रहा है कि गुड्स बायर के पास ही पहुंच गए हैं। देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसाई डीम्ड टू बी द डिलीवरी टू द बायर। ठीक है। डिटीरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, डिटीरियोरेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, कुछ कम हो जाना, कुछ गड़बड़ हो जाना। फॉर एग्जाम्पल 100 लीटर ऑयल मंगाया आपने, ठीक है, 100 लीटर ऑयल मंगाया और रास्ते में जाते जाते 5 लीटर गिर गया, आप तक पहुंचा कितने लीटर, 95 लीटर, 95 लीटर ही पहुंचा। तो सीधी सीधी क्या बात है यहाँ पे भी जो लाइबिलिटी है, यहाँ पे भी जो लॉस है वो किसको झेलना पड़ेगा। प्राइमा फेसाई अगर आपका आपस में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, या तो बायर पहले बोलता, बायर सेलर को बोलता कि भैया बहुत ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल सामान है ये, आप जिम्मेदारी लो, पूरा 100 लीटर पहुंचेगा, और सेलर बोलता ठीक है मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि ठीक है मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहुंचाऊंगा पूरा 100 लीटर, अभी भी 95 पहुंच रहा है, सेलर झेलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस है, कुछ ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है, जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल पीछे हम क्या पढ़ के आए थे, रिस्क फॉलो ओनरशिप। रिस्क किसका है, जो मालिक है, तो भैया मालिक तो बायर हो गया ना इस टाइम पे, है ना, तो फिर बायर ही झेलेगा। क्या लिखा है देखो, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, कहीं दूर जाने हैं, द लाइबिलिटी फॉर डिटेरियोरेशन नेसेसरी इncidental टू द कोर्स ऑफ द ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर। तो थोड़ा बहुत घाटा वाटा होगा तो किसको झेलना पड़ेगा, बायर को झेलना पड़ेगा, दो द सेलर एग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क। ठीक हो गया जी, परफेक्ट है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, P sold to Q a certain quantity of iron rods। P ने Q को बोला कि मैं आपको कुछ आयरन रोड्स बेच रहा हूँ, which were to be sent by proper vessel, जो एक प्रॉपर वेसल में भेजे जाएंगे। It was rusted before it reached the buyer, बायर तक पहुंचने से पहले उनमें जंग लग गया, रस्ट लग गया, जंग लग गया। The rust of the road was so minimal and was not affecting the merchantable quality। रस्ट बहुत मिनिमम था, और ऐसा नहीं है कि रस्ट लगाए तो वो रोड्स बिकेंगी नहीं, ऐसा नहीं है, वो आज भी मर्केंडेबल है, यानी सेलेबल है, आराम से बेची जा सकती है। सही है। तो इस केस में बच्चों मुझे बताओ ना, क्या बायर इसको रिजेक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। बिल्कुल सही है यार, अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट क्यू वॉज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। ये तो बहुत सिंपल है, हर बायर को अधिकार होता है कि वो प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि गुड्स जो उसने मंगाए थे वो आए हैं या नहीं आए हैं, मर्केंटेबल कंडीशन में है या नहीं है, सेलेबल कंडीशन में है या नहीं है, वही लिखा है। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड, जिसने पहले एग्जामिन नहीं किए थे, then he is entitled to a reasonable opportunity of examining them in order to ascertain whether they are in conformity with the contract। उसको एक reasonable time मिलेगा कि आप एग्जामिन कर लो, देख लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है। Unless otherwise agreed, seller is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the गुड्स। उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी, किसको? बायर को। चलो सर, इसके बाद क्या है, रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है बच्चों? पीछे पढ़ के आ चुके हो आप। एक्सेप्ट आप कब मानते हो कि गुड्स सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिए हैं? नंबर 1, अगर वो इंटीमेट कर दे, सेलर को बता दे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। नंबर 2, वो कोई ऐसा एक्ट कर दे, ठीक है, वो कोई ऐसा एक्ट कर दे, जैसे मैंने बोला ना कि मेरे पास से जीन्स ले गया था एक बायर, उसने बोला भैया घर पे दिखाऊंगा, पसंद आए या ना आए, बाद में वापस कर दूंगा, पसंद नहीं आए तो। 2 दिन बाद मैं एक शादी में गया, मैंने वहाँ पे देखा वही जीन्स पहन के घूम रहा है, तो उसके एक्ट से समझ गया मैं कि भैया एक्सेप्ट हो चुकी है, तभी तो पहन के घूम रहा है, ये क्या बात हुई? फिर वापस थोड़ी ना करेगा अगले दिन, ये तो गलत बात है। ही रिटेन्स द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम, वो अपने पास गुड्स को रखे रीजनेबल टाइम से ज़्यादा। अब मैंने उसको 7 दिन का समय दिया था कि 7 डेज के अंदर अंदर बता देना, 1.5 महीने तक उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो 7 दिन के बाद 8वें दिन पे ही मैं मान लूंगा कि भैया एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि सेलर ने आपको कुछ सामान भेजा और वो एज पर सैंपल, एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं आया, या खराब आया, या कुछ भी है,
बायर तक वो सही कंडीशन में नहीं पहुंचा। तो बायर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनको वापस भेजे, बायर की जिम्मेदारी सिर्फ सेलर को एक कॉल करना है, उसको इंटीमेट करना है कि मैं ये सामान नहीं रख रहा, अपना सामान ले जाओ। किसको ले जाना पड़ेगा? सेलर को ही लेके जाना पड़ेगा, बायर की यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बोल रहा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड। देखो ये सब जगह लिख देता है कि भाई तुम एग्री कर लो। एग्री नहीं करते तो जनरल रूल क्या है? वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हैविंग द राइट टू डू सो, उसके पास वो राइट है, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर, वो बाउंड नहीं है कि वो उसको वापस करे। इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस, इतना ही इनफ है कि वो सेलर को बता दे कि वो गुड्स नहीं रख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब बच्चों बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो क्या लिख रहा है, क्या बायर की कोई लाइबिलिटी बनती है? क्या बायर की कोई लाइबिलिटी बनती है किस चीज के लिए? नेग्लेक्ट करने के लिए या रिफ्यूज करने के लिए डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब ये चीज आपने पीछे भी पढ़ी थी कि अगर डिलीवर नहीं हो पा रहे गुड्स किसी वजह से, तो जो पर्सन एट फॉल्ट है जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं हो पा रहे, वो सारे का सारा रिस्क लेगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लाइबिलिटी है। वही चीज यहाँ भी है। अगर सेलर की वजह से गुड्स डिलीवर नहीं हो पा रहे तो सेलर जिम्मेदार है, बायर की वजह से नहीं हो पा रहे तो बायर जिम्मेदार है। अब देखो फॉर एग्जांपल बायर ने सेलर को फोन करके बता दिया कि भैया मैं आपके गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सेलर ने कहा ठीक है भैया मैं कल आपके पास से गुड्स उठवा लूंगा। कल उसने अपना बंदा भेजा, बायर गायब है, घर पे ताला लगा हुआ है। उसने फोन किया कि भैया वो सामान कह रहा यार आज तो मैं बाहर हूं, कल भेज देना। अगले दिन बंदा भेजा, फिर ताला लगा हुआ है जी। अगले दिन बंदा भेजा, फिर ताला लगा हुआ है। अब मुझे बताओ किसकी वजह से डिले हो रहा है? बायर की वजह से हो रहा है ना, सेलर तो रोज बंदा भेज रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई डैमेज होगा, कोई नुकसान होगा तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? बायर की। ठीक है, देखो क्या लिखा है। When the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery and the buyer does not within a reasonable time, बायर नहीं लेता, डिलीवर नहीं करता, वो एक्सेप्ट नहीं करता। आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ओकेजन्ड बाय हिज नेग्लेक्ट। अगर वो टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा या टाइम पे वापस नहीं होने दे रहा, मतलब डिले हो रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर बायर की जिम्मेदारी है। और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी एंड ऑल्सो फॉर रीजनेबल चार्ज फॉर टेक केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि गुड्स जैसे सेलर ने भिजवाए थे वैसे ही रहें, खराब ना हो। बस ये लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक और टॉपिक। चैप्टर समाप्त हो गया आपका। चैप्टर नंबर 4 रह गया इसके अंदर। बस मैं थोड़ा सा कल और बेटर फील करूंगा तो चैप्टर 4 बना दूंगा एक आध दिन में, एक ही वीडियो में बना दूंगा। बट तबीयत बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है कभी कभी, ज़्यादा इस टाइम पे वेदर चेंज हो रहा है, बट काम तो करना ही है, तो आज टूटी फूटी आवाज़ में कर रहा हूँ और जल्दी ही हम इसे कंप्लीट कर देंगे। बस लास्ट बचा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसे भी जल्दी समाप्त कर देंगे और लॉ तुम्हारा ख़त्म। पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, सारी चीज़ें कराई हैं। अगले 2 महीने हैं हमारे पास, नवंबर दिसंबर, जनवरी में हमारा एग्जाम है, तो सारा रिविजन कराऊंगा प्रॉपर और इको और अकाउंट्स के बचे हुए टॉपिक कराऊंगा, बस फिर फोड़ देना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।